मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास आधा गांव के भाग 11 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। मित्रों सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सभी कड़ियों को जब आप क्रम से सुनेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। आज आप सुनेंगे उपन्यास आधा गांव के भाग 12 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। रात उतनी ही गहरी और उतनी ही उदास थी। आंगन में दो कुत्ते लड़ रहे थे और उसके गिर्द मुनुस, मद्दू, हद्दन, नस्सन, कैसर, हम्माद मियां और अब्बास वगैरह सो रहे थे। लाहौल विला कुबत वह बड़बड़ाया। का बात है बेटा? हम्माद मियां ने पूछा। कुछ नहीं, ख्वाब देख रहा था, उसने कहा। सो जाओ। उसने करवट ले ली। उस बुढ़िया से जान बचाने के लिए वह लतीफनी के बारे में सोचने लगा, मगर वह उसके बारे में सोच ही क्या सकता था। वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। वह भी उस बुढ़िया की तरह बिल्कुल अजनबी थी। सुबह को जब उसकी नींद खुली तो फर्श खाली था। तमाम बिस्तर उठाए जा चुके थे। लखना चमार आंगन में झाड़ू दे रहा था और गर्द भागी भागी फिर रही थी। उसने अगड़ाई ली। मानुस छत और दीवारों को देखकर वह मुस्कुरा दिया। साहब सलाम, लखना ने कहा। सलाम। सब लोग कहां गए? गैल बाणन लोग हकीम साहब की हैं मजलिस में। वह मुस्कुराया। मैं बहुत सो गया, उसने कहा। लखना ने यह जुमला नहीं सुना, क्योंकि वह फिर झाड़ू देने में मशगूल हो चुका था। तन्नू फिर लेट गया। थोड़ी देर तक वह करवटें और अगड़ाइयां लिया। फिर तकिए के नीचे से सिगरेट की डिबिया निकालकर उसने एक सिगरेट सुलगाई। अभी उसकी सिगरेट खत्म भी न हुई थी कि मासूम की कयादत में उत्तर पट्टी के लड़कों का गोल बड़े दरवाजे से दाखिल हुआ। हाय लीजिए, मासूम ने कहा। वहां की मजलिस खत्म हो गई और आप अभी लेटे ही हैं। तू नौवां पढ़े रहो? तन्नू ने पूछा। जी हां, मासूम ने गरूर से कहा। मोहम्मद चा, अब्दुल कासिम चा और मस्सू नौहा पढ़ना छोड़ दी इनका? उसने पूछा। अरे वो लोग का पढ़ी हैं? मासूम ने हिकारत से कहा। वह सब पुरानी धुन अभी तक घसीट रहे लोग। हम तो बाजी से मार सब लखनऊ की धुन याद किया है जनाब। अच्छा? वह गड़ाप से उठकर बैठ गया। अब्दुल कासिम चा गोदाम पर मस करवाते हैं कि ना? और उनका कामे का है? वो तो गए रहे जंग पर। अच्छा ए तन्नू भाई। वह तन्नू के पास बैठ गया। का हवाई जहाज पर से नीचे के आदमी दिखात हैं? तन्नू हंस पड़ा। अब्दुल कासिम चा कहते रहे का? हाँ, मासूम बोला। कहते रहे कि जब वो एक मर्तबा गंगौली पर से गुजरे तो देखिन की खुर्शीद दादी लोटा लिए पखाने जा रही हैं और मौलवी बेदार गढ़ी में मुंह धो रहे। तभी लड़कों ने बकायदा मातम शुरू कर दिया और फिर दो लड़के झगड़ पड़े। झोटा झुटवल शुरू हो गई। तन्नू ने लपक कर दोनों को अलग किया। मासूम ने इस बीच में उनका बिस्तर लपेटकर मिंबर के पीछे बिस्तरों के अंबार पर रख दिया। ए मासूम भैया। जनाजे दरवाजे पर से लतीफनी ने झांक कर मासूम को पुकारा। तन्नू भैया जगे कि नहीं? जग गए। तो कह दीजिए कि नाश्ता कर लें, आते हैं, तन्नू बोला। लतीफनी दरवाजे से हट गई, मगर वह अंदर नहीं गई। वह इस नीम तारी गलियारे में दीवार से टीक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और तन्नू का इंतजार करने लगी और यह दुआ मांगने लगी कि तन्नू अकेला ही आए। जाहिर है कि इसका तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि अल्लाह मियां ने उसकी दुआएं गुनाह कबूल कर ली हो। लेकिन तन्नू उस गलियारे में अकेला ही दाखिल हुआ। चलिए, नाश्ता लग गया है, लतीफनी ने सरगोशी की, मगर तन्नू उसे नजरअंदाज करके
गोरी बी के आंगन में दाखिल हो गया। पखाने के दरवाजे पर लगा हुआ शराब का दरख्त शरीफों से लदा हुआ था। एक शरीफा तोड़कर हाथों में जादू की गेंद की तरह उछालता हुआ वह सदर मकान में चला गया। आदाब, उसने अकबरी बी को सलाम किया। जीते रहो, खुश रहो, अकबरी बी ने कहा। तन्नू उसी पलंग पर लेट गया जिस पर अकबरी बी बैठी हुई थी। सर्दी गजब की थी। उसने पायती पड़ी हुई दुलाई ओढ़ ली और करवट लेकर पलंग की पट्टी के पास रखी हुई मिट्टी की नोरसी पर हाथ सेकने लगा जिसमें लकड़ी के कोयले दहक रहे थे। दीजिए हमारी दुलाई, सर्दी से बदन चुराई हुई सईदा ने आकर तन्नू से कहा। तन्नू ने उसकी आवाज पर गर्दन मोड़ी। सईदा बड़ी खूबसूरत निकल आई थी। गोरा चिट्ठा, छोटे छोटे निहायत सफेद दांत, लंबी गर्दन, सियाह बाल, सियाह आंखें, तरासा हुआ मरमरी जिस्म। वह मुस्कुरा दिया। सईदा ने दुलाई छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने दुलाई को अपने गिर्द लपेट लिया। अरे दे दे, अकबरी बी ने कहा। वो को सर्दी लग रही। ना देंगे, तन्नू ने कहा। सईदा ने अपने दोनों हाथों से उसके बाल भर लिए। वह तिलमिलाकर चीखा, तू सठिया गई हो सईदा? अगू मियां की बीबी आ गई। छोड़ो का बाल, हमारी दुलाई ना दे रहे। सईदा मिनमिनाई। ना दे रहे तो रहे दे, उसकी मां ने कहा। दूसरी ओढ़ ले, ये खुद काहे न दूसरी ओढ़ लेते। तू ऐसा लड़ रही कि तले ऊपर के भाई बहन का लड़ी हैं। अच्छा, तन्नू ने दांत पीस कर कहा। तेरे लिए एक मोटा सा काला भुजंग मियां तलाश करूंगा। शर्म तो ना आ रही, 7 मुहर्रम को बियाह की बात करते। सईदा ने तुनक कर कहा। और जब उसे यकलख्त यह ख्याल आया कि तन्नू खुद उसी की शादी की बात कर रहा है तो वह शर्मा गई। तन्नू खिलखिलाकर हंस पड़ा। ना बेटा, आज हंसने का दिन ना है। अगू मियां की बीबी भी उसी पलंग पर बैठ गई। ये आज की सर्दी त ऐसा लग रहा बाजी की जिए ना देही। निखौदी हवा तो हड्डी में घुसी जा रही। उन्होंने तकरीबन धुलाई का घूंघट निकाल लिया। जाओ नाश्ता कर लो, अकबरी बी ने कहा। फिर वह लतीफनी पर बिगड़ने लगी। दिमाग ढई अखिया बिल्कुल फूट गई है का? केतलिया को ढक दे। लतीफनी ने जल्दी से केतली पर टिकोजी चढ़ा दी। चल चाय पी, तन्नू ने सईदा से कहा। ना पिएंगे, सईदा ने कहा। दादी, आपके लिए चाय बनाऊं? तन्नू ने सईदा की अम्मा से पूछा। चैचो मुई में गर्मी ना रह गई है बेटा, उन्होंने कहा। ऐसे ही पाला पड़ी है तो आज का गश्त कैसे उठी है? तू नंगे पांव मत जाई हो, अकबरी बी ने तन्नू से कहा। वह तख्त पर बैठकर नाश्ता करने लगा। घी नमक की खस्ता टिकियों के साथ अंडे का खोगीना उसे बहुत अजीब लगा। पहला लुकमा खाने के बाद उसने फिर सईदा की तरफ देखा जो दरवाजे से टिकी हुई किसी नौहे की धुन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका दुपट्टा ढुलक गया था। वह हौले हौले मातम करती और गुनगुनाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि आखिर वह इस कदर खुश क्यों है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि तन्नू के जाने के बाद वह उदास हो गई थी। यह बात उसे इसलिए नहीं मालूम थी कि 10 बरस की बच्चियों को उदासी की वजह नहीं मालूम हुआ करती। उसके बक्स में तन्नू की एक तस्वीर थी। मुनिस, मासूम, मद्दू, सम्मू, गिग्गे, किसी की तस्वीर न थी मगर मन्नू की तस्वीर थी। यह तस्वीर उसके बक्स में बिछे अखबार की तह में रखी रखी अलीगढ़ भी गई थी। गलती से नहीं, उसने जानबूझकर रखी थी और अखबार की तह में इसलिए रखी थी कि उसका बक्स उसकी अम्मा ठीक करने वाली थी और न मालूम क्यों वह यह नहीं चाहती थी कि वह या कोई और उस तस्वीर को देखे। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह ऐसा क्यों नहीं चाहती। उसने अलीगढ़ में एक बार भी उस तस्वीर को अखबार की तह से निकालकर नहीं देखा था मगर जब वह किसी काम से अपना बक्स खोलती तो जैसे बिना अखबार उठाए उस तस्वीर को देख लेती और पल भर के लिए खो जाती। तन्नू भाई क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे? जल्दी से आ जाएं, उनकी शादी हो,
ढेर सारी नेग ली जाए। तन्नू की शादी की बात सोचकर वह कभी खुश नहीं हुआ करती थी, मगर वह उसकी शादी के बारे में सोचती जरूर थी, क्योंकि अशराफ की लड़कियों को शायद अपनी शादी के बारे में सोचने से शर्म आती है। मगर अपनी सहेलियों से वह तन्नू भाई की बातें इस कदर किया करती थी कि वहीदिया की लड़कियां उसे तन्नू भाई पुकारने लगी थी। और अब वही तन्नू भाई सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे और उनकी गहरी भूरी आंखों में अब भी वही शरीफ मुस्कुराहट थी। चुनाचे उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि तन्नू 6 साल बाद आया है। कहा भाई, अब नाश्ता कर रहे हो तो? सकीना आ गई। आदाब। उसने आदाब किया। चाय पीजिए, यहां आओ मेरे पास। वह सईदा से मुखातिब हो गया। नहीं आते, सईदा ने कहा। हे धिया, तू बिल्कुल सठिया गई हो। उसकी मां बिगड़ी। काहे ना जाई त? वह जाकर उसके पास बैठ गई। उसके ताजा सादाब बदन की भीनी भीनी खुशबू अंडे और टिक्कियों की खुशबू में मिल गई। तन्नू ने एक लुकमे को चबाते चबाते उसकी तरफ देखा। उसकी मखरूती उंगलियां चौकी के फर्श पर अनदेखी लकीरें खींच रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लंबी पलकों के बोझ से झुकी हुई थी। उसके दाहिने नथुने से नीम का एक सूखा हुआ तिनका झांक रहा था। पतली पतली सुडौल कलाइयां नंगी थीं और उसका सियाह दुपट्टा कोहनियों तक झूल आया था। दादी, इसकी शादी किसी कुचरी आंखों वाले से कीजिएगा, उसने सईदा की अम्मा से कहा। ए भैया, वो कहे को? वह मुस्कुराई। इसकी ये 4 आंखें काफी हैं। आपकी आंख का हमसे छोटी है? सईदा ने तुनक कर कहा। तुहे इतनी बड़ी बड़ी आंख की जरूरत का पड़ रही बहनी? उसने पूछा। अच्छा, नजर मत लगाओ, अकबरी बी ने डांटा। हमें भूख लगी है। मासूम के ठिनकने की आवाज आई। ए भाई, ये लड़का तो हमें बिल्कुल आजिज कर दिहिस है, सल्लन ने कहा। अब वहीं हलक तक ठूस के गया रहा। तका, अब तोरे हुक्म से लड़कों को भूखो ना लगे, अकबरी बी ने कहा। मासूम उनसे लिपट गया। वह उसके बालों से खेलने लगी। बहुत भूख लगी है? हाँ, चल, मैं तेरे वास्ते 2 पिंडी रखी हूं। वह अकबरी बी के साथ कोठरी में चला गया और वहां से मूंग की 2 पिंडियां ले निकला। सल्लन बड़बड़ाने लगी कि दद्दा के इसी लाड़ प्यार ने मासूम को खराब किया है। वह बड़बड़ाती हुई बावर्ची खाने में चली गई और लतीफनी को डांटने लगी। हम 6 बरस के बाद आए तो हमारे वास्ते पिंडी ना निकली। तन्नू ने हंसकर शिकायत की और मासूम के वास्ते झट से निकल आई। बड़ आए हैं पिंडी खाए वाले, चलिए मजलिस, मासूम ने तन्नू से कहा। हमें भी पिंडी दीजिएगा, मद्दू ने कहा। ए भाई, तोरा निखौदा पेट है कि भाड़? अभी तो नाश्ता करके गए हो, अकबरी बी ने कहा। नाश्ता करके मासूम भी गए थे, सल्लन ने टुकड़ा लगाया। ये कौनो दाज की बात ना है। ओके दाज में कोई 5 बरस बीमार तो ना पड़ा। अकबरी भी हत्थे के उखड़ गई। तू लोग जली थी उसे? और क्या, सौतेला है ना, सल्लन ने कहा। तन्नू मासूम के साथ बाहर चला गया। मजलिस के बाद बुजुर्गों का अखाड़ा जम गया। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, पाकिस्तान, कुरान हदीस, गांधी जी की तकरीर। तन्नू को इन बातों में कोई दिलचस्पी न थी। अब्बास ने उसे कई बार गुफ्तगू में शरीक करना चाहा, मगर वह हर बार टल गया। अब्बास को बुजुर्गों की मजलिस में बैठने और गुफ्तगू में हिस्सा लेने का हक मिल गया था। वह बच्चा तो नहीं था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। सियासी मामले में उसकी वाकिफियत भी सबसे ज्यादा थी। वह कायदे आजम से मिल चुका था, लियाकत अली खां के साथ खाना खा चुका था, सर सुल्तान के साथ दौरा कर चुका था और चौधरी खलीकुज्जमा का कहना था कि उससे बेहतर मुकर्रिर हिंदुस्तान में 2-4 ही होंगे। उर्दू के कई अखबारों में उसकी तस्वीरें छप चुकी थीं। अब्बास की तकरीरें तो अंग्रेजी अखबारों में छपती हैं। हम्माद मियां इस जुमले की नंगी तलवार लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जहां गांव या बिरादरी के किसी लड़के या बड़े की तारीफ हुई और वहीं हम्माद मियां ने घुमाकर हाथ मारा और किस्सा पाक। यह ठीक है कि हकीम अली कबीर का लड़का सद्दन
डिप्टी सैयदुल हुसन जैदी हो चुका है। यह भी ठीक है कि मुनिस की अक्ल के चर्चे हैं। यह भी ठीक है कि सब्बर मियाँ और बशीर मियाँ और वजीर मियाँ और अग्गू मियाँ ने वकालत की और रुपया कमाया। यह भी ठीक है कि सब्बू मियाँ मरहूम का लड़का तन्नू मेजर तनवीरुल हसन हो गया है। मगर इनमें से किसी की तस्वीर अखबार में छपी? इनमें से किसी की तकरीर सुनने के लिए हजारों का मजमा इकट्ठा हुआ? डिप्टी हो जाना और बात है। चुनाचे उन्होंने यह भी भुला दिया था कि अब्बास ने एक सुन्नी लड़की से शादी कर ली है और वह उसे इसलिए घर नहीं लाता कि वह मुहर्रम में चूड़ियां नहीं तोड़ सकती। वैसे हम्माद मियां ने सुना था कि अब पढ़ी लिखी लड़कियां चूड़ियां पहनती ही नहीं। उन्होंने तय कर लिया था कि अब की जो शहीद सालिस की सालाना मजलिसों में शरीक होने के लिए आगरा जाएंगे तो अलीगढ़ जाकर बहू को देखेंगे। सुन्नी सिया क्या होता है? असल चीज तो यह है कि खुदा, उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान हो। मिगददवा हरामजादे ने सैफुनिया से निकाह न कर लिया होता तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती। मेहरुनिया के मरने के बाद उन्होंने इत्मीनान का एक सांस लिया था कि चलो ऊके साथ एक बड़ा राज दफन हो गया। काश मिगदाद ने सैफुनिया को रख लिया होता, मगर उस बेईमान ने तो निकाह किया, और खुदा समझे उस मौलवी बेदार से जिसने निकाह पढ़ भी दिया। मौलवी बनता है कमबख्त। उसके मुंह से यह भी नहीं निकला कि सैयद जादे और नाइन का निकाह नहीं हो सकता। 10 बीघा खेत अलग गया। मिगदाद के अलग हो जाने से जो जिल्लत हुई वह तो हुई ही। सबसे ज्यादा घपला यह हुआ कि हम्माद मियाँ का हाथ कट गया। अब उन्हें खुद खेतों का चक्कर लगाना पड़ता है। बुआई कटाई के वक्त निगरानी करनी पड़ती है। वह तो कहिए कि गया हिर मौजूद था, वरना हम्माद मियाँ तो बिल्कुल ही बेदस्तो पा हो गए होते। ये दिन बड़े मनहूस निकले। बस एक काम अच्छा हुआ, उम्मे हबीबा और सुगरा की शादी हो गई, दरभंगा के एक दागी सैयद खानदान में। हम्माद मियाँ ने सोचा था कि दरभंगा से गंगौली यह कौन बताने आएगा कि समधियाने का खानदान कैसा है। दरभंगा वालों ने भी यह सोचा था। चुनाचे दरभंगा में यह मशहूर किया गया कि राजा सैयद मुनीर हसन के खानदान की लड़कियां हैं, और गंगौली में यह मशहूर किया गया कि नवाब सैयद जुल्फिकार अली के खानदान के लड़के हैं, सैयद बदरुल हसन रिजवी और सैयद जियाउल हसन रिजवी। मगर मौलवी बेदार को हिंदुस्तान भर के सैयदों के नसब नामे जुबानी याद थे। चुनाचे जब बारात आई और निकाह के बाद सेहरा पढ़ा गया और हस्बे दस्तूर सेहरे में कुछ शोक असरार भी पढ़े गए, तो गंगौली वालों ने मौलवी बेदार का गला दबाया कि जवाब दो। मौलाना ने तुरंत एक शेर मौजू किया और उसमें दरभंगियों को भंगियों नज्म किया, और एक ऐसे की तख्ती करते वक्त दर अलग हो जाए और भंगियों अलग। बात यह है कि बदरुल हसन और जियाउल हसन की दादी मेहतरानी थी। चुनाचे यह बात समधियाने वालों के दिल में तराजू हो गई, तो वहां के एक नस्साब ने हम्माद मियाँ को नवाब अवध और इंसाउल्ला खां इंसा का अजनब वाला वाकया सुना दिया और बात बराबर हो गई। लेकिन जाहिर है कि अदल बदल से रिश्ते पर कोई हर्फ नहीं आया, इसलिए हम्माद मियाँ उम्मे हबीबा और सुगरा की शादी से मुतमईन थे। और अब तो दोनों के यहाँ माशाअल्लाह एक एक बच्चा भी हो चुका था, और हबीबा का बच्चा इस वक्त उनकी गोद में पेशाब कर रहा था। हम्माद मियाँ को पेशाब पर उछलते देखकर तन्नू को हंसी आ गई। उसने झुककर बच्चे की सुर्ख सुर्ख नाक का एक मुन्ना सा बोसा ले लिया। बच्चा मुस्कुरा दिया। ये तो बिल्कुल हबीबे पर पड़ा है। उसने कहा, तुम भी कमाल करते हो। हम्माद मियाँ ने कहा, आंख और नाक तो इसने मियाँ बदरुल हसन की पाई है। उनकी इस खड़ी बोली पर जवाद मियाँ ने कंधे उचकाए और फिर बड़ी हिकारत से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। इस खड़ी बोली की वजह से हम्माद मियाँ दिन ब दिन उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के लोगों से दूर होते जा रहे थे। लोगों का कहना था कि भाई कहीं बाहर जाओ तो उर्दू, अंग्रेजी, फारसी बोलो। अपने घर में बाप दादा की जबान बिगाड़ने से क्या फायदा। इस बीच में हम्माद मियाँ दौलतमंद भी हो गए थे। उनके दरवाजे पर एक भैंस की जगह 2 भैंसें थीं और दोनों जमुना पारी थीं। इसलिए यूं भी
लोगों का दिल उनकी तरफ से साफ नहीं था। एक दिन तो रब्बन भी ने कह दिया, ए हम्माद, इतना मत ऐठो कि। मगर हम्माद मियाँ ने इन बातों का कोई असर कबूल नहीं किया। वह जानते थे कि गांव के मीर साहबान उनसे जलते हैं, मगर मियाँ लोगों के जलने से डरकर वह फाका कसी तो अख्तियार नहीं कर सकते थे। उन्होंने डांट डपट कर अपनी बीबी को भी खड़ी बोली बोलना सिखा दिया था। बस मां ने उनकी बात नहीं मानी। वह मर भी चुकी थी। उनकी लड़कियां यूं तो घर आंगन की जबान बोलती, लेकिन जैसे ही हम्माद मियां अंदर दाखिल होते, वे तड़ातर उर्दू बोलने लगती। उन्हें यह खड़ी खड़ी जबान निहायत बद आवाज और मगरूर लगती। वह इस जबान में दिल की बात कहने से डरती थी। जाहिर है, किसी अजनबी को घर की बातें नहीं बताई जाती, इसलिए हम्माद मियाँ की मौजूदगी में उनके घर में घरेलू बातें नहीं होती थी। बल्कि ऐसा मालूम होता था जैसे कुछ अजनबी बीबियां इत्तिफाक से कहीं इकट्ठा हो गई हैं और वक्त गुजारी के लिए निहायत तकल्लुफ से बातें कर रही हैं। चुनाचे उनके घर का घरेलू माहौल खत्म हो गया। उनकी बीबी डांटना शुरू करती। मैं ही कह रही हूं कि फिर वह रुक जाती। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? वो भाड़ में जाए, इन निखौदी बोली। वह जबान को गाली देने लगती और बात गुस्से में टल जाती, और डांट खाने वाली लड़की मौके को मुनासिब समझकर या तो बावर्ची खाने में चली जाती या झपाक से किसी और कमरे में घुस जाती। नतीजा यह निकल रहा था कि कुबरा रफ्ता रफ्ता डांटना भूलती जा रही थी और रोज हम्माद मियां उन पर बिगड़ते। तुम आखिर लड़कियों को डांटती क्यों नहीं? तो वह कहती, मैं क्या करूं, तोहरी जबान हमें आई नहीं, अपनी बोलूं तो हमें बोले ना देते हो। उस रोज हम्माद मियां घर की सलाह से मायूस हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें उस वक्त होती जब वो अब्बास को इसी गवारू जबान में बात करते देखते। जाहिर है कि अब्बास को टोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब्बास उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मगर जब तन्नू ने इसी जबान में बात करना शुरू किया, तो हम्माद मियां ने सोचा कि तन्नू को समझाने में क्या नुकसान है। एक तो यह कि वह एफए पास है, और फिर यह कि निरा फौजी है। क्या मियां तन्नू, उन्होंने कहा, सारी दुनिया घूम आए मगर हाई हाउ नहीं छूटा। मैं तो कहता हूं, ई तू हर वक्त मैं क्या करते हो जी? जवाद मियां ने हम्माद की बात काटी। तू तो ऐसा में मियाते हो जैसे तोरे सिवा गांव में कोई और है ही नहीं। अब्बास इस वक्त पाकिस्तान के हक में कोई तकरीर कर रहा था। वह बोलते बोलते रुक गया। फिर उसने अपने बाप को रहस्य भरी निगाहों से देखा, मगर वह बेबस था। वह हम्माद मियां को गांव के टेढ़े मेढ़े, मासूम और सादा लौ रास्तों पर वापस नहीं ला सकता था। मैं तो मुस्लिम लीग को ओढ़ दूंगा, हम्माद मियां ने जवाद मियां की बात को नजरअंदाज करके कहा। उन्हें बातों को नजरअंदाज कर देने का फन आ गया था। वह बेबसी की झल्लाहट के इन मुजाहिरों से एक किस्म की लज्जत हासिल किया करते थे, और जब कोई उनसे इस किस्म की बात कहता तो वह और पुरतकल्लुफ हो जाते। जब तू ही वोट दे दी हो, तब मुस्लिम लीग के जीते में कौन रुकावट रह गई? जवाद मियां ने हिकारत से कहा। आप इनकी बतिया में कहें टक से बोल देता है, हुस्सू मियां ने कहा। अच्छा, मैं चुप रहा। जवाद मियां ने उन्हें घुड़क दिया। हम फिनहू सैयद हैं, हुस्सू मियां ने अपनी बात आहिस्ता से कही थी। जवाद मियां ने अपनी बात डंके की चोट पर कही। तमाम लोगों ने बात सुनी, मगर सब उसे पी गए। अब्बास का खून जरूर खौला, मगर वह चुप रह गया, क्योंकि वह जानता था कि जवाद मियां बुरे आदमी नहीं है। अब क्या इरादा है? उसने तन्नू से पूछा, ताकि वह जिल्लत आमेज खामोशी टूट जाए। हमरे ख्याल में तो अभी नहीं, तन्नू ने उसे टोका। हम बहुत थके हैं अब्बास भाई, अभी हम कुछ ना सोचेंगे मोचेंगे। मुहर्रम के बाद हम गंगोलिया में न रहेंगे। कुछ दिन तो बंदूक की आवाज भूल जाएंगे। हमारी नाक में पीप और मुर्दन की बदबू भरी है। एके छूटे में कुछ दिन लगियां, पाक साफ हो लें तब सोचेंगे। वह खड़ा हो गया। कहां चले? अब्बास ने पूछा। जा रहे करबला, तनी अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ाएं। किसी ने उसे नहीं रोका।
बस हम्माद मियाँ ने कहा कि वह गया को साथ ले ले, मगर उसने इनकार कर दिया। तमाम लोग फिर पाकिस्तान के बहस में जुट गए और तन्नू बड़े फाटक से बाहर निकल आया। सामने ही फुन्नन मियाँ का दरवाजा था। मगफिये टाट का पर्दा उठाए झांक रही थी और पम्मो चौखट पर बैठी नौहा पढ़ने की कोशिश कर रही थी और दुल्हन नीम ने तिनकों की जंजीर बनाए जंजीर का मातम कर रहा था और बार बार अपने नंगे सीने की तरफ देख रहा था, जिस पर नीम के तिनकों ने लाल लाल निशान डाल दिए थे। मगफिये ने उसे पहचान लिया, उसने भी मगफिये को पहचान लिया। मगफिये ने वहीं से झुककर सलाम किया। वह दरवाजे पर जाकर रुक गया। ए अम्मा, तन्नू भाई आए हैं, मगफिये ने कहा। कहां? कुलसुम भागी भागी आई। अरे मुरा लाल, मुरा बिटवा। वह चटाचट बलाएं लेने लगी। वह दालान में जाकर बैठ गया। मगफिये चाय की एक तस्तरी में गोटा लाई। मित्रों, कट्टर सिया घराने में मुहर्रम में पान नहीं खाते, गोटा खाते हैं। बीच में भुनी हुई गरी, कतरी हुई छलियां और लौंग थी। कगार पर एक जगह चूना टिका हुआ था और दूसरी जगह से गाढ़ा गीला कत्था बह बह कर छलियों के पास आ गया था। तन्नू ने पहले गरी छालियां मुंह में रखी, फिर उसने कलमे की उंगली पर चूना उठाया और बीच वाली उंगली पर कत्था। कत्था चाटने के बाद वह जरा जरा चूना चाटने लगा। वह यह चीज इतने दिन बाद खा रहा था कि अब उसे यह भी याद न रह गया था कि कितना चूना खाना चाहिए कि मुंह न काटे। इस बीच में कुलसुम की जबान एक मिनट के लिए भी न रुकी। उसने 6 बरस की सारी तवारीख सुना डाली। बीच में मुमताज और सब्बू मियाँ की मौत का जिक्र आया तो वह रोई भी। फिर मौलवी बेदार और सैफुनिया की बात निकली और सैफुनिया और मिगदाद की शादी पर बात खत्म हुई। और मैं तो सुन रही हूं कि सैफुनिया हम्माद की लड़की है। कुलसुम बीन ने तान तोड़ी। हज जियारत करके आ गए हैं, बाकी बेटा बेटी से ब्याह कर ली तो कुछ ना बोले। ए बेटा, तो का अल्लाह मियाँ उनकी कोठिया से रोब खा जाइ? हाँ, उन्होंने सवाल किया, मगर जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं राह देख रही हूं मगफिये के अब्बा की, उस साथ खैरियत के आ जा तो जूती से मैं हम्माद की नाक कटी हो, न काटो तो कुलसुम नाम ना। हमरे घर में मौत हो गई तो कौनो जने कंधा देवे न आयो। उनकी आवाज आंसुओं से भीग गई और उनकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह निकले। रखियाने वाले और कुंवरपाल सिंह न रहते तो लाश न उड़ती। सब ठीक हो जाएगा दादी, उसने कहा। मैं तो सोच लिए हूं कि मैदाने हसर में हम्माद का दामन पकड़ियो और अल्लाह मियाँ से कहियो, पाक परवरदिगार, यह वह हम्माद मियाँ हैं। अच्छा दादी, जरा करबला से हो आऊं? वह खड़ा हो गया। फातिहा पढ़े जा रहे हो? जी हाँ। जाओ बेटा, जो रहते हो तो खिदमत करते हो, अब यह खिदमत रह गई है। अब यहीं रहियो ना? जी हाँ। तो आते जाते रहियो बेटा। ये गंगौली के मियाँ लोग तो हमें टाट बाहर कर दीन है। तन्नू इन घरेलू सिकवे शिकायतों पर मर गया। उसकी समझ में यह बात कभी न आई कि कुलसुम ने फुन्नुन मियाँ के लिए अपना बना बनाया घर क्यों छोड़ा। मशहूर तो यह है कि औरतें आर्थिक चैन चाहती हैं और इसीलिए अपने शौहरों से आसेब की तरह चिपटी रहती हैं और उनके रास्तों में परछाइयों की तरह बिछी जाती हैं। लेकिन कुलसुम ने तो अपने आर्थिक चैन को तज कर फुन्नन मियाँ को कबूल किया। वह ब्याहता थी और अब वह सिर्फ एक दास्ता है। फुन्नन मियाँ जब चाहें उन्हें अलग कर दें, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मोहब्बत कोई चीज है जरूर, वरना अब कुलसुम में क्या रखा है। उसकी कसी कसाई कच्चे अमरूद जैसी छातियां लटक चुकी हैं, उसका बदन ढीला पड़ चुका है, उसकी आंखें बुझ सी गई हैं। फिर भी वह इस घर में यूं थी जैसे कोई ब्याहता रहती है। यह भी नहीं था कि फुन्नन मियाँ खुद कोई बहुत खूबसूरत थे। काला रंग, लंबा तड़ंगा बदन, गोल और बिल्कुल मामूली चेहरा और उस पर एक निहायत कसाईयाना मूछ। पम्मू दौड़कर उसे लिपट गई और उसके हाथ का कीचड़ तन्नू के कुर्ते में भर गया। कुलसुम ने लपक कर पम्मू को इस बेदर्दी से खींचा जैसे वह लड़की न हो बल्कि कोई घिनौना कीड़ा हो। उसने उसे 2 धक्के दिए। पम्मू रोने लगी। उतार दे कुर्तवा,
अब यहाँ धोके सुखा देब। मैं बदल लूंगा दादी। नहीं। उसने पहला स्वेटर उतार कर पलंग पर फेंका। मगफिया उसकी बुनाई देखने लगी। फिर उसने कुर्ता उतारा। मगफिया खिलखिलाकर हंस दी। ए भाई, आप हई बगलिया का बाल काहे न बनवाते? फौज में हज्जाम ना होत का? आ तुम्हें बगल निहारे को कौन कही से? कुलसुम मुस्कुराई। फिर वह तन्नू से मुखातिब हो गई। बाकी ये बेटा, कटवा डालो एको, ये बहुत मनहूस है। जी अच्छा। मगफिया ने कुर्ता धोया। एक जवान बदन से निकलने वाले इस कुर्ते में शबाब की खुशगवार महक थी। वह कपड़ा धोते धोते मोहम्मद हुसैन के बारे में सोचने लगी, जो अब तक उसे एक बच्चा नहीं दे सका था। कलकत्ता में मकान इतना छोटा था कि तन्हाई ही नहीं मिलती थी, और एक बार के अलावा मोहम्मद हुसैन ने तन्हाई हासिल करने की कोशिश भी न की, और उस बार भी मोहम्मद हुसैन उसे झिझोड़कर जगाने के बाद खुद सो गया था। वह देर तक जागती रही थी और छत की तरफ देखती रही थी, और फिर रोने लगी थी। वह चूल्हे पर कुर्ता सुखा कर लाई। दामन पर बेशुमार सिकने पड़ गई थी। तन्नू वह कुर्ता पहनकर बाहर निकल आया और करबला की तरफ चल पड़ा। फातिहा तो वह घर बैठे पढ़ सकता था, लेकिन वह गांव के रास्तों और इमाम चौकों और नूरुद्दीन शहीद के मजार और करबला को यह बता देना चाहता था कि वह वापस आ गया है। जनाने इमाम बाड़े पर उसे मिगदाद नजर आया। कहा भाई, तू तो ऐसा डूब गए हो कि दिखाइए ना देते हो। उसने कहा। आदाब। मिगदाद ने कहा। हम सुना रहा कि आप कल आए। मिले को बहुत जी चाहत रहा, बाकी मिलते कहां। ये वक्त देखा कि आप फुन्नन मियाँ के यहाँ गए हैं, तो यहाँ खड़े हो गए कि शायद आप इधर से जाएं। कहा तू दरवाजे पर ना आते हो? ना। हम ही कह रहे तन्नू भाई कि ऐसे कोई को का गरज कि हम कैसे विवाह किया। हमरा जी चाहा और हम सैफुनिया से कर लिया विवाह। कोई के बाप का का गवा। बाकी मार लोग उधम न मचा देहिन। का हमें ई ना मालूम क्यों नाउन है। बाकी हमें तो इहो मालूम है कि हमहू सैयद ना है। बाकी जना रहा कि अब्बा ये बतिया बिल्कुल भूल गए हैं। वो तो एकदम से सैयद हो गए हैं, और अब तक जब से बड़के अब्बा की शेरवानी पा गए हैं, तब से औरों मारे इतराने लगे हैं। चढ़ के आए रहे हमें मारे, कहीं निकल जा तो इस खलवत से। हाँ साहब, वो तो फारसी बोले लगे हैं। हम कहा हम हो देख लेंगे कि हमें यहां से कौन निकालता है। जब देखिन कि हम ना डर रहे, तो चुपचाप सिर निहुड़ा के चले गए। ए साहब, आपको तो ये मालूम हुई कि पाकिस्तान कब बनी? क्यों, क्या पाकिस्तान जाने का इरादा है? हम न जाए वाला है कहीं। जाएं वो लोग जिन्हें हल बैल से शर्म आती है। हम तो किसान हैं तन्नू भाई। जहां हमारा खेत, हमारी जमीन, तहां हम ये वास्ते पूछ रहे कि पाकिस्तान बन जाई तो कोई तरह अब्बा को भेज देंगे। क्यों, खिलवतिया छोटी है। हम तुम्हें बाजार न भेजा रहा। सैफुनिया की आवाज आई। आ तू हुआ खड़े गप लड़ा रहे हो? अरे तन्नू भाई आए हैं रे। मिगदाद ने कहा। मिगदाद का रोआ रोआ गुनगुना रहा था। सैफुनिया से शादी करने के बाद पहला सैयदजादा उससे गुफ्तगू कर रहा था। चलिए ना तन्नू भाई, एक मिनट को हमारी लड़कियों को देख लीजिए। चलो। वह खिलवत अभी उतनी ही छोटी थी। दरवाजे पर अमरूद का पेड़ उसी तरह खड़ा था। अलगनी उसी जगह पर थी, और उस पर कुछ गब्बे सूख रहे थे, और छोटी सी सहंची में एक खटोले पर एक फूल सी बच्ची लेटी हुई थी। वह उसी खटोले पर बैठ गया। सलाम, सैफुनिया ने कहा। उसने सैफुनिया को देखा। वह अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। बस उसमें फर्क सिर्फ इतना हुआ था कि वह आंखें, जो हर वक्त शरारत से मुस्कुराया करती थी, संजीदा हो गई थी। कैसी हो? ठीक है भैया। हम इनसे बहुत कहा, बाकी नौ माने। तो का बिगाड़ लेहिन मियाँ लोग हमरा? मिगदाद भड़क उठा। अब यह तो मार खाए की बात है। ये बहन चोत की समझे में ना आता तन्नो भाई कि हम ऐसे बियाह किया है। अभी हमारी इज्जत है, मियाँ लोगन की माँ की चूत। तन्नू ने कुर्ते की जेब से अपना बटुआ निकाला और 5 रुपए का एक नोट बच्ची की लाल लाल मुट्ठी में अड़स दिया। 11 रुपए उसने सैफुनिया की तरफ बढ़ा दिए।
मगर सैफुनिया ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। मिगदाद उसे दो एक बार मार चुका था, कई बार गालियां दे चुका था, मगर इस वक्त तो तन्नू भैया भी थे। इस वक्त उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ले ले, तय मिगदाद की बीबी है, तो का हम तेरा मुंह मुफ्त में देख लें? सैफुनिया ने हाथ बढ़ाकर रुपए ले लिए। यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, तुझसे भी ज्यादा। क्या नाम रखा है इसका? अहमदी, मिगदाद ने बड़े गुरूर से कहा। तन्नू हंस पड़ा। रह गए तू चुगत के चुगत, यो कोई नाम है? इतनी खूबसूरत लड़की का इतना बूढ़ा नाम? रहो, हम रखते हैं इसका नाम नाजिस, सादा, चच ठीक, नज मुसहर। नज मुसहर रखो इसका नाम। का रखे? मिगदाद बौखला गया। नज मुसहर, तन्नू ने कहा। गांव भर में अब्बा के सिवा कोई और के मुंह से तो ये निकलने वाला ना है। नजमोसार, एक मतलब का भैया? नजमोसार नहीं, नज मुसहर, सुबह का तारा। ना साहब, ये नाम ना चली है। कोनो गांव वाला नाम बताइए। ये तो मुंह से ना निकली है, तब पुकारेंगे का? तय पुकार, उसने सैफुनिया से कहा। सैफुनिया सुर्ख पड़ गई। अरे पुकार, उसने फिर कहा। अब आप देख रहे हो ना तन्नू भाई, ये हरमजादी का न निकालता तो कैसे पुकारे? सैफुनिया ने शिकायत भरे लहजे में कहा। कौनो ऐसा नाम बताइए तन्नू भाई कि हमरहू मुंह से निकल जाए। और यहू के, मिगदाद ने कहा। अब्बा के पुकारे के वास्ते हम अपनी लड़की का नाम न रखेंगे। अच्छा, एक का नाम? वह रुक गया। निकहत रखो। एका मतलब का होता है? मिगदाद ने पूछा। खुशबू। ये नाम तो अच्छा है। वह सैफुनिया की तरफ मुड़ा। हाँ, सैफुनिया मुस्कुरा दी। एक ही यह हंसी हमें फंसा ली है तन्नू भाई, मिगदाद ने बच्ची की तरफ झुकते हुए कहा। फिर उसने उसकी नाक में दांत काट लिया। वह रोने लगी। सैफुनिया ने लपक कर उसे उठा लिया और मुंह से बेमानी आवाजें निकालकर उसे बहलाने लगी। ई का हरकत है? तन्नू ने मिगदाद को डांटा। एक ही नकिया हमें बहुत अच्छी लगती है साहब। तन्नू हंस रहा था। इस मिगदाद को वह अंजुमन के बच्चों के साथ मातम करता छोड़ गया था, और अब वही मिगदाद एक बच्ची का बाप था। और थोड़े दिनों के बाद यह लड़की नौहा पढ़ने लगेगी, और हो सकता है कि फिर किसी और को गांव की मानुस गलियां और घर के मानुस चेहरे छोड़कर जंग में जाना पड़े। तो क्या ये लड़ाइयां होती ही रहेंगी? इस सवाल का जवाब वह नहीं देना चाहता था। बिना किसी मकसद के लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी आदमी न हुआ, कत्ल करने की मशीन हो गया। आप बैठिए तन्नू भाई, हम अब यहां आ रहे, मिगदाद ने कहा। हैं? वह चौंक पड़ा। नहीं, चलो मैं भी चल रहा हूं। अभी तो हम हैं, फिर कोई दिन आएंगे। दोनों बाहर निकल आए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 12 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।